हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पाचन तंत्र के विषय में और जय प्रक्रम का परिचय और पोषण ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र से रिलेटेड आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जितने भी लेक्चर हैं आप क्या करोगे उन्हें जाके पढ़ लोगे। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, जिन बच्चों ने पाचन तंत्र के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले उसे क्या करेंगे पढ़कर फिर उसके बाद श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप श्वसन तंत्र पढ़ोगे तो श्वसन पहले समझना की कोशिश करोगे तो मैं वहाँ पर बात करूँगा कि जो भोजन होते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो उस काम कौन करता है, आपका श्वसन करता है। कौन करता है? श्वसन करता है। लेकिन ये जो भोजन आप खाए हो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा भोजन किस प्रकार में पचा हुआ है? तो इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, श्वसन तंत्र क्या होता है। तो श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि जब आप अपने बॉडी में क्या करते हो, खाना को पचाते हो, आप अपने शरीर में खाना को पचाते हो तो छोटे छोटे रूप में क्या होता है, टूट के आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, या तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो 5 चरण में होती है। ठीक है, तो आपके तीसरा चरण जो था वो एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, मतलब वहाँ से अवशोषण, हम लोग अपने शरीर में क्या कर रहे थे, किसी चीज़ का अवशोषण कर रहे थे। चौथा जो प्रक्रिया होता है, चौथा प्रक्रिया होता है वो आपका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब मैंने बताया था, आप अपनी बॉडी में भोजन को जो अवशोषण किए हो वो पूरे होल बॉडी में, ठीक है, पूरे अपने शरीर में किसके थ्रू पहुंचाते हो, श्वसन के थ्रू पूरे होल बॉडी में इन भोजनों को पहुंचाते हो। पहुंचाकर क्या करोगे, उसको पहुंचाकर आप उसमें से क्या करोगे, ऊर्जा को निकालोगे। ठीक है, तो एक लाइन में श्वसन का क्या परिभाषा हुआ, तो आप बोलोगे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप भोजन को ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीजन की मदद से उसे तोड़कर या जलाकर यदि उसमें से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया किस में आती है, श्वसन तंत्र में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा जारी करने के लिए, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीजन की मदद से शरीर के कोशिकाओं में जलाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, उन्हें छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, ये कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं के अंदर, जब आप क्लास 9th में थे तो वहाँ पर एक ऑर्गेनेल्स अंग के बारे में पढ़े थे, सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़े थे, तो उनमें एक नाम आपके पास आया था माइटोकॉन्ड्रिया। कौन आया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपके बॉडी में क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा का घर। ऊर्जा का घर अगर आपसे कोई पूछे आपके बॉडी में कौन करता है ऊर्जा का घर, किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो श्वसन किए हो वो आपकी बॉडी में 2 प्रकार से होते हैं। मतलब श्वसन के कितने प्रकार, तो आप बोलोगे श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक एरोबिक श्वसन, एक एनारोबिक, या तो दूसरी भाषा में एरोबिक श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? ऑक्सी, और इसको अनॉक्सी। ठीक है, एक ऑक्सी और एक अनॉक्सी, ये भी आपका क्या है, श्वसन का प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों क्या है, आपके 2 प्रक्रिया होते हैं श्वसन के, एक ऑक्सी एक अनॉक्सी। अच्छा, एक और नाम से जाना जाता है वायुवी, अवायुवी। तो आपके पास 3 मैंने नाम बताया, एक एरोबिक, एक ऑक्सी, एक क्या चीज, वायुवी, एक अवायुवी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एरोबिक, एनारोबिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एरोबिक के साथ कौन आता है, एनारोबिक। ठीक है, इंग्लिश नेम है ये। अवायुवी और एक वायुवी, और अनॉक्सी और ऑक्सी, इनके कितने हो गए, टोटल 3 नेम हो गए। अब एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी नाम दे दे तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये श्वसन तंत्र के प्रकार है, इन्हीं के बारे में लिखना है। अब आपसे पूछा जाएगा एरोबिक श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऐसे श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। यहाँ पर बात क्या हुआ था कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है।
तो एरोबिक मतलब ऑक्सीशोषण वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोजन को जलाया जाए, और एनारोबिक क्या होगा, अवायवीय क्या होगा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जलते हैं। ये दो प्रकार के हुए ना, ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक ऑक्सी एक अनॉक्सी। तो कहने का मतलब है ऑक्सीशोषण में जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब कोई चीज़ भोजन आपकी बॉडी में बन रहा है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी मतलब अभी आगे हम बात करेंगे एटीपी क्या होता है। तो एटीपी एक तरह का ऊर्जा का रूप होता है, तो हमारी बॉडी में ऊर्जा क्या होता है, अधिक बनता है, तो इसलिए बोला गया यह अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, तथा जो ऊर्जा बनेगा उसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करते हैं, जल बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा का यहाँ पर अधिकांश मात्रा निकाला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, सबको क्लियर है। अब ये प्रक्रिया किसमें की देखी जाती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना भोजन कौन जलाता है, तो मानव, ठीक है, जितने भी मानव होते हैं वो सभी, और जीव जंतु, और क्या, जीव जंतु। ठीक है, क्लियर है सबको। अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करते हैं, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अब एक चीज़ अपने सोचो कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते थे तो वो अधिक ऊर्जा बनाते थे, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करेंगे वो कम ऊर्जा बनाएंगे, और जो कम ऊर्जा बनाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी नहीं निकालते। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, इसके अलावा या तो लैक्टिक एसिड बना देंगे या तो एथेनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कम ऊर्जा निकलता है, क्या होता है, कम ऊर्जा निकलता है, तथा अंतिम उत्पादन लैक्टिक एसिड, देखो लिखा ना लैक्टिक एसिड। अब आप पूछोगे लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड आपके मांसपेशियों में होता है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो आपकी मसल्स क्या होती है, क्रैम्प, खिंचाव आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी की वजह से क्या होता है, अब लैक्टिक एसिड क्यों जरा, क्योंकि आपके वहाँ पर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ी थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, या बोला गया, देखो या, ठीक है, या तो एथेनॉल, एथेनॉल मतलब आपके जो ऐसे समझिए जो चीज़ आप सड़ाते हो तो सड़ाने के बाद वो एथेनॉल का रूप ले लेते हैं, एक तरह का एल्कोहल है। ठीक है, एक तरह क्या एल्कोहल है, क्लास चैप्टर 4 में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि एल्कोहल में क्या क्या आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। देखो इन दोनों कंडीशन में जल नहीं बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जल नहीं लिखा हुआ है। तथा देखो ये बोला गया है मांसपेशियों में तथा कोशिकाओं, मांसपेशियों कोशिकाओं में, और एक और नाम दिया है ईस्ट, मतलब ये दोनों होता है। ईस्ट जब सड़ता है तो वहाँ पर एल्कोहल का निर्माण होता है, और मांसपेशियों में जो बनता है वो कौन बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्लियर है सबको। अभी देखो जब हम लोग इसके चरण पढ़ेंगे तो इनके बारे में दोबारा बात होगी, ऐसी बात नहीं है कि इनके बारे में दोबारा बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं नासा द्वार। अब देखो यहाँ पे नासा द्वार है, तो इसके पहले हम लोग को डायग्राम थोड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम अगर आप देखो तो ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है। किसका है, श्वसन तंत्र का। अब श्वसन तंत्र में आप कैसे बात करोगे, देखो नजल कैविटी मतलब होता है नासा द्वार, यही मतलब आपका पूरा नासा द्वार इसी पर डिपेंड होता है, मतलब आपकी जो नोज़ की रास्ते होती है पूरी वही नासा द्वार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है, जहाँ पर आपके फूड जो भोजन वाली पाइप होती है और नाक वाली पाइप होती है जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फायरिंग्स। फिर उसके बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स का मतलब, अच्छा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, फायरिंग्स लैरिंग्स आप लिखोगे तो लैरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स, तो दोनों फायरिंग्स को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है, एक तरह क्या होता है, लैरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम लोग को साउंड, ठीक है, आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैचेट्स, ठीक है, श्वसनी, फिर लंग्स है, फेफड़े, एल्वली वायुकोपिका, ब्रॉन्चिस आपके श्वसनलिकाएं हैं ये, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नाम है। अब यही नाम आपको बारी बारी पढ़ना है। जैसे एग्जाम में कभी भी आ गया कि श्वसन तंत्र का
संरचना बनाइए तथा उनके जो नाम है लेबलिंग के लिए आप एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, वो भी नाम जो लिखे हो उनको लिख कर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, एक संरचना बनाओगे। संरचना बनाने के बाद इनके नाम लिखोगे और नाम के बारे में बताओगे। कैसे बताओगे, जब हम बताएंगे तब आप बताओगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले नासा द्वार। किसकी बात करते हैं, नासा द्वार। अब नासा द्वार क्या होता है, और नासा द्वार आपकी नाक का क्या होता है, मार्ग होता है, जो मार्ग होता है जो वायु को ध्यान सुनिएगा, वायु को वातावरण से फेफड़ों तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक पहुंचाता है। क्लियर है सबको। तो पहला आपका नासा द्वार का यही काम होता है। अब बोला गया है कि नासा द्वार के जो भाग होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब आप पूछोगे कौन कौन से 3 भाग। तो पहला भाग इसमें है प्रगाढ़। क्या है, प्रगाढ़। और दूसरा भाग है, दूसरा हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले प्रगाढ़ पढ़ते हैं। प्रगाढ़ क्या होता है, तो आपके नासा द्वार में सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है, जो अग्र भाग होता है, ध्यान सुनिएगा, जो अग्र भाग होता है उसी को हम लोग, उस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, प्रगाढ़, ठीक है। अब अग्र भाग में ऐसा क्या होता है, तो आप बोलोगे अग्र भाग में बालनुमा संरचना पाए जाते हैं, बालनुमा संरचना पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बालनुमा संरचना होती है करती क्या है, तो जो भी धूल डस्ट होती है उसको रोकती है, ठीक है। तो आप लिखोगे धूल कण को रोकती है, ठीक है। कहाँ से रोकती है, अंदर जाने से, आपके फेफड़े में, ठीक है। क्लियर है सबको। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या है, तो आप बोलोगे घ्राण पिंड। क्या है, घ्राण पिंड। घ्राण पिंड क्या होता है, तो आप बोलोगे हमारी बॉडी में नाक द्वारा क्या होता है बच्चों, सूंघने का काम होता है। तो जो नाकों में घ्राण पिंड होता है, इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सुगंध लेते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, सुगंध या दुर्गंध की पहचान करना, ठीक है। क्लियर है सबको, पहचान करना। इसके बाद तीसरा भाग है इसमें श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वातावरण के टेम्परेचर जो होते हैं, जैसे वातावरण का टेम्परेचर निरंतर बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। कभी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, जाड़ा के दिन में 8 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, गर्मी के दिन में 42 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन हमारी बॉडी का तापमान 36, 32 नॉर्मल ऐसे रहता है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये कौन मेंटेन करता है, तो श्वसन क्षेत्र करते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्षेत्र हमारे शरीर के, श्वसन क्षेत्र ऐसे लिखोगे, श्वसन क्षेत्र हमारे शरीर के तापमान को बाहर के तापमान से क्या करता है, बचाता है, लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है, हमारी बॉडी के तापमान के बराबर करके, मतलब बॉडी के, ऐसे लिख सकते हो, बॉडी के तापमान के इक्वल करके, ठीक है। बॉडी के तापमान के इक्वल करके हमारी बॉडी क्या रहती है, एट अ नॉर्मल कंडीशन में रहती है। अगर बढ़ जाती है तो बुखार, अगर कम लगती है तो आपको ठंडी लगती है,
ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी एकदम सिंपल सा एक लाइन बोलोगे, जिस स्थान पर भोजन नलिका और श्वास नलिका, जिस स्थान पर भोजन नलिका और श्वास नलिका मिलती हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। बस इसमें एक यही पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद दिया है स्वाययंत्र। स्वाययंत्र को हम लोग दूसरी भाषा में लैरिंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। लैरिंक्स का मतलब होता है जहाँ से आपके वॉइस आवाज़ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होते, ठीक है। अब आवाज़ उत्पन्न होने का कारण है क्या चीज़? स्वाययंत्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स में क्या होता है? पतले पतले झिल्ली पाए जाते हैं, दो ऐसे करके झिल्ली होगा। ऐसे सीटी देखे हो आप? सीटी के अंदर देखोगे दो फर्री ऐसे डाली होती है, दो फर्री उसमें ऐसे डाली होती है, और जब आप फूंकते हो तो वो क्या करती है? बोलती है, ठीक है। तो सेम एज आपके लैरिंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स पाया जाता है, स्वर यंत्र पाया जाता है। स्वर यंत्र जो आवाज़ उत्पन्न करती है, और ये आवाज़ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वोकल कॉर्ड जो पाया जाता है, जो झिल्ली पाया जाता है, उन्हीं के कारण होती है, ठीक है, झिल्ली के कारण होती है, ठीक है। समझ में आया सबको? अब ये झिल्ली डिपेंड करती है जो वॉइस बॉक्स होता है। अब वॉइस बॉक्स जो भी होता है, ऐसे कर मान लो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में दो झिल्लियाँ होती है और इसके बीच में से छेद होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा? छेद होगा। अब यही छेद जो होगा आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मतलब वॉइस बॉक्स की साइज़ क्या होती है अपने अनुसार, छोटी बड़ी हो सकती है। अगर मान लो सपोज कि वॉइस बॉक्स की साइज़, ध्यान सुनो, साइज आकार, ठीक है, अगर आकार बड़ी है, क्या है? बड़ी है, तो आपका जो पिच होगा बॉडी के या आवाज़ का जो पिच होगा वो कम होगा। और आवाज़ पिच इसका अगर यदि कम है, किसी भी व्यक्ति का पिच कम है, तो आवाज़ कैसी होगी? अगर आपसे पूछे आवाज़ कैसी होगी, तो आप बोलोगे आवाज़ मोटी होगी। मोटी मतलब मैक्सिमम कहाँ देखा जाता है? पुरुषों में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? पुरुषों में। अगर यही चीज़ आपसे पूछे कि मान लो बेटा साइज की, आकार अगर क्या हो गई? छोटी हो गई, तो पिच क्या हो जाएगी? पिच क्या हो जाएगी? अच्छा, पिच क्या होता है? आप क्लास 9th में अगर साउंड चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि पिच क्या होता है, ठीक है। साउंड के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा, पिच एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर आवाज़ क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, ठीक है। और ये अधिकतर कहाँ देखा जाता है? महिलाओं में। कहाँ देखा जाता है? महिलाओं में। क्लियर है सबको? कहने का मतलब है कि अगर पुरुषों में 18 से 22 mm है, साइज क्या है? पुरुषों में 18 से 22 mm है। कहाँ पर? मेल में। तो फीमेल में लगभग 15 से 18 mm होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? फीमेल में होता है। मतलब महिलाओं में आपका जो छिद्र का ये साइज होता है वो इतना होता है। क्लियर सबको? कोई दिक्कत है? अब इसी में एक और टॉपिक जुड़ा होता है। वैसे यूपी बोर्ड में आपके पास ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके बॉडी जो ये स्वर यंत्र होता है, लैरिंक्स होता है, उसमें दो और नाम होते हैं, एक ग्लॉटिस और एक एपिग्लॉटिस। एक ग्लॉटिस, एक एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मतलब होता है कि जब, ऐसे समझिए
कि जब आप गले में खाना खाते हो तो वो खाना हमेशा फूड पाइप में जाता है। तो आप क्वेश्चन जनरेट करोगे ना कि एक्चुअल में सर विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, वायु नलिका में क्यों नहीं जाता? उसका कारण है ग्लॉटिक्स। उसका कारण क्या है? ग्लॉटिक्स। ठीक है, क्या कारण है, क्यों कारण है, ऐसा पूछा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि ये आपका विंड पाइप है। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये छिद्र दिख रहा है ना, तो ये आपका विंड पाइप है। इसी विंड पाइप के ऊपर आपके ऐसे ढक्कन नुमा संरचना पाया जाता है। ठीक है, ढक्कन नुमा संरचना, और ये सदैव खुला रहता है। जब आप भोजन खाते हो तो इस पर दबाव, ऊपर से क्या होता है, दबाव पड़ता है और ये बंद हो जाता है। तो भोजन जो होता है वो नीचे सरक जाता है, किसमें, भोजन नलिका में। ठीक है, हमेशा खुला क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सांस जो होता है, वायु हम लोग हमेशा लेते हैं, इसलिए ये क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, तो एक हुआ ग्लॉटिक्स, जो खुला हुआ ढक्कन हो ग्लॉटिक्स, और ये जो छिद्र होता है एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, ग्लॉटिक्स और एपिग्लॉटिक्स, समझ में आया? इन्हीं दोनों को ग्लॉटिक्स और एपिग्लॉटिक्स बोला जाता है। क्लियर है? मतलब दोनों नाम को बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको छिद्र, ये ढक्कन, तो ये पूरा सिस्टम को एपिग्लॉटिक्स ग्लॉटिक्स दोनों बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, श्वास नली। श्वास नली का मतलब होता है आपके बॉडी में ये जो ट्रैकिया होती है, फिगर उसमें देखते हैं हम लोग, डायग्राम में, फिगर में देखते हैं, तब क्लियर होगा आपको। देखिए, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो ब्लू कलर की पाइप दिख रही है ना, ब्लैक कलर कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की पाइप दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर जो मैं कलरफुल कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यही आपके क्या होते हैं, श्वास नली होते हैं। अब ये श्वास नली करता क्या है? तो एक्चुअल में श्वास नली जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, तो ये लैरिंग्स से होते हुए एक तरह का क्या है, पाइप, नली नुमा संरचना है, जो डायरेक्ट लंग्स से अटैच होता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, तो यह इसकी जो संरचना होती है वो नली नुमा होती है। ठीक है, संरचना कैसी होती है, नली नुमा। नली नुमा होती है तो कितनी लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, अप्रॉक्स बोला जाता है कि ये 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है, 25। क्लियर है सबको? दूसरा, जब आप इससे बात करोगे, ये जो नली होती है, तो आप अपने ऐसे गले को टच करके देखोगे तो ऐसी लगती है कि ये हड्डी है, हड्डी, और ये हड्डी आपको ऐसे सी आकार का दिखेगा। तो ये जो सी आकार की हड्डी जो होती है, जो श्वास नली को कवर करके रखी होती है, उपास्थि बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यह उपास्थियों से घिरा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिए कि उपास्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 9। उपास्थियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। क्लियर है? चलो, दूसरी बात करते हैं। और यही श्वास नली जो होता है आपके बहुत सारे श्वसनिकाओं से जाकर जुड़ा होता है। जैसे ध्यान देखो, फिगर आप देखो ना, फिगर देखो, यहाँ से फिगर जो दिया हुआ है, ये आपका वाइट, देखो फिर से ही जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रांचेस से है ना, बहुत सारे ब्रांचेस है। तो पहला ब्रांचेस को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो ब्रांचेस एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस जाके आपके लंग्स में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कभी भी आ गया ब्रांचेस श्वास नलिकाओं के बारे में लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि इनके ब्रांचेस लंग्स के अंदर क्या होती हैं, प्रॉपर फैली हुई रहती हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो, अब इसके बाद हम लोग के पास है टॉपिक फेफड़ा। ठीक है, मानव में फेफड़ों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मानव में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपसे जोड़े में बात करें
कि जोड़े में कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है ऐसे करके, ठीक है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। आपके बुक में नहीं दिया होगा, आप इसको एक्स्ट्रा करके लिख लेंगे। इस मेम्ब्रेन का नाम प्लूरा झिल्ली होता है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, प्लूरा झिल्ली होता है। ये प्लूरा झिल्ली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लंग्स और झिल्ली के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। एक क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड का नाम प्लूरा है। इस लिक्विड का नाम क्या है, प्लूरा है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, प्लूरा झिल्ली। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब आपके पास ये पॉइंट आया तो एक चीज़ आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि आपके बॉडी के ऊपर, बॉडी पर बात करते हो तो जब ऊपर से लंग्स के ऊपर आप छूते हो तो आपके बॉडी पर क्या होती है, हड्डियाँ दिखाई देती। क्या दिखाई देती, हड्डियाँ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स। तो इसका मतलब लंग्स को बाहरी आघातों से कौन बचाता है, तो आप क्या बोलोगे, बाहरी आघातों से रिब्स बचाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, फेफड़ों को, ध्यान सुनो, फेफड़ों को बाहरी आघातों से रिब्स, ठीक है, पसलियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं, पसलियाँ, ठीक है, फेफड़ों को बाहरी आघातों से पसलियाँ सुरक्षा प्रदान करती है, प्रदान करती है। अगर बाहर से ये बचाता है तो अंदर से कौन बचाता है, तब आपका नाम आएगा कि आंतरिक आघातों से प्लूरा झिल्ली सुरक्षा करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। आप जो मत करे वो लिख सकते हो। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो फेफड़ा होता है इसके अंदर क्या होता है, करोड़ों ऐसे छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका नाम वायु कोशिका है। मतलब फेफड़ों के अंदर, या तो ये बोल सकते हैं कि फेफड़ों का सबसे छोटी इकाई या मौलिक इकाई भी बोल सकता है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आप बोलोगे वायु कोशिका, ठीक है, वायु कोशिका या कोशिका भी बोल सकते हो। क्लियर है। वायु कोशिका के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वायु कोशिका एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक काम और, फेफड़े का अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य कार्य क्या है बेटा, फेफड़े का अगर आपसे कोई पूछे कि मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो आप बोलोगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है, शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में एक गैस होता है O2 और एक होता है CO2। तो O2 गैस CO2 में चेंज होते हैं, CO2 और O2 में चेंज होते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो लंग्स का मुख्य कार्य होता है। और ये करता कौन है, वायु कोशिका कहता है, या होल ऑफ द श्वसन तंत्र देखा जाए तो इसका मतलब फेफड़े आपके बॉडी में क्या करते हैं, रक्त में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं।
ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एल्वली। अच्छा, इसी को हम लोग वायु कूपिका नाम दिए थे। इसी का नाम क्या है? वायु कूपिका। ठीक है, क्या नाम है? वायु कूपिका। अब वायु कूपिका का आपसे कोई पूछे कार्य क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? वायु कूपिका गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा ना O2 CO2 लिखा हुआ है। तो यही O2 CO2 ब्लड में से क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं, एक जाता है एक निकलता है। ठीक है, अब देखो गैसों का यदि आदान प्रदान हो रहा है O2 से अगर CO2 या CO2 से O2 हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? किस प्रक्रिया या किस प्रक्रम की वजह से हो रहा है? तो आप बोलोगे विसरण। क्या नाम दोगे? विसरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसरण की प्रक्रिया से गैसों का एक्सचेंज होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विसरण ऐसा क्या टॉपिक, भाई विसरण क्या होता है? तो विसरण का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन, मतलब उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गति करना। ठीक है, आप क्या बोलोगे? उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर गति करना। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपकी घर में किचन में खाना बन रहा है तो किचन में से खुशबू आपके बेड तक आ जाती है, तो ये क्या है? विसरण है। परफ्यूम एक रूम में मारते हो, हर एक रूम में क्या होता है? आप बगल से जाओगे तो स्मेल करने लगता है, ये भी एक क्या है? विसरण का ही प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, दूसरी बात कि आपके बॉडी में बोला जाता है लगभग एक फेफड़े में या दोनों में बात करें तो लगभग दोनों में बात कर रहे हैं 70 करोड़ इनकी संख्याएं होती है, या तो एक में बात करेंगे तो 35, लगभग कितना? 35 करोड़ की इनकी संख्याएं होती है। इसीलिए इसको हमारी बॉडी के लंग्स के सबसे छोटी इकाई बोला गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसके बाद आपकी अगर लंग्स फूलती और पचकती है, आप देखे होंगे आपके लंग्स जब सांस अंदर जाता है तो लंग्स क्या होता है? फूलता है, बाहर आता है तो पचकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है फेफड़ों को क्या करता है? क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? फेफड़ों को सतह प्रदान करता है। ठीक है, कहने का मतलब जब वायु प्रवेश करेगा फेफड़े में, फफड़े हो गया क्या सब एक में बच्चों? फेफड़े में। ठीक है, वायु जब कहाँ प्रवेश करता है? फेफड़े में। ठीक है, ये फेफड़े होगा, ठीक, फफड़ों हो गया है, फेफड़े हैं। ठीक है, हर जगह वही हो गया है। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा ये। चलो देखो ध्यान सुनो, वायु जब क्या करता है? आपके फेफड़े में प्रवेश करता है तो वायु की साइज आकार बढ़ता है। क्या होता है? सॉरी, बढ़ता है। वायु की साइज क्या होती है? बढ़ती है। अगर वायु की साइज बढ़ेगी तो आपका डायफ्राम या डायाफ्राम जो होता है वो क्या होगी? घटेगी। कैसे? वो अभी बात करेंगे। जैसे मान लो ये लंग्स है, तो जैसे ही इंटर किया ये क्या होगा? फैल गया। तो डायफ्राम इसके नीचे होता है तो ये क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आपकी बॉडी में से वायु बाहर निकलता है तब इसकी डायफ्राम क्या होती है? बड़ी हो जाती है। जस्ट उल्टा काम करता है। तो इसका मतलब जब वायु बाहर निकलता है
ठीक है, वायु बाहर होता है किससे, तो आप बोलोगे फेफड़े से। तो डायफ्राम क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है उस समय, देखो वायु बाहर निकलता है तो फेफड़े की साइज क्या होती है, कम होती है, तो फेफड़े की साइज क्या हुआ, कम। तो डायफ्राम जो हुआ उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिगर में देख लो आप लोग कहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर डायफ्राम आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये जो नीचे साइज दिख रहा है ब्राउन कलर का, वही क्या है, डायफ्राम है। एक चीज़ और, अगर आप ध्यान से देखो तो डायफ्राम के ऊपर श्वसन तंत्र है, डायफ्राम के नीचे क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र का मेन अंग जो होता है वो नीचे होता है। तो डायफ्राम एक तरह का डिवाइडेशन पार्ट भी होता है, एक विभाजक भाग भी होता है, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्या करता है, अलग अलग कर देता है। तो जब अलग अलग करता है तो आपका यहाँ से एक और पॉइंट बन जाएगा कि यह एक विभाजक भाग होता है। किसका किसका, तो आप बोलोगे श्वसन और किसका, पाचन का। पाचन और श्वसन का ये क्या होता है, विभाजक भाग होता है, विभाजक लाइन होती है, जिससे ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आया, क्लियर है सबको। चल अब आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपकी बॉडी में श्वसन का दर भी चलता है। क्या चलता है, श्वसन दर। तो श्वसन दर जो होता है आपकी बॉडी में, वयस्क में बात करें तो ये लगभग बोला जाता है कि 18 से 22 चलता है पर मिनट। एक मिनट में लगभग 18 से 22, सॉरी ये वयस्क में नहीं होता, ठीक है, 18 से 22 वयस्क में नहीं होता, बच्चों में होता है। कहाँ होता है, बच्चों में। और बड़ों में, वयस्क में यही बात कर लो, किसमें, वयस्क में, तब ये 12 से 15 चलता है पर मिनट। मतलब एक मिनट में आपका जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 से 15, मतलब 12 बार आप क्या करते हो, सांस को अंदर लेते हो छोड़ते हो। ठीक है, लगभग ऐसा ये वैल्यू बताई जाती है। इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब दूसरी बात करते हैं कि आपकी बॉडी में जब आप सांस एक ब्रीथ लेते हो, जब आप एक सांस लेते हो, ध्यान सुनो, तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि आपकी बॉडी लगभग 500 ml गैस को अंदर ले गई है। 500 ml को गैस को अंदर ले गई है। लगभग बोला जाता है कि आपकी बॉडी में जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो लगभग 5500 से लेकर 6000 ml तक होती है। ठीक है, एट अ मैक्सिमम कंडीशन पर है। और इसमें भी वो, अगर तुम छोड़ दो पूरा गैस तो फिर भी वो आरक्षित करके रखती है। आपकी बॉडी में कुछ आरक्षित वायु रखे जाते हैं। लगभग आपसे पूछा कितना, तो आप बोलोगे 1500 ml ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में आरक्षित करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, सुरक्षा करके रखते हैं। क्लियर है सबको। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, श्वसन और श्वसन के प्रकार, श्वसन के बारे में पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो श्वसन में कैसे ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब श्वसन के चरण के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में अगर जो पढ़ाया गया है इस PDF का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन होजिए। वहाँ पर सभी प्रकार की PDF उपलब्ध है। ठीक है, सभी सब्जेक्टों वहाँ पर PDF डाले जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।